हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक टॉपिक है चैप्टर 1 का, जो कि है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले फिगर समझना होगा। फिगर से ही पूरा उसका कहानी लिखा जाता है आगे। ठीक है, तो फिगर समझिए। थोड़ा नीचे बनाने तो अच्छा रहेगा। मान के चलिए एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। इस बिंदु का नाम ए है, इस बिंदु का नाम बी है। ठीक है, और ये जो बिंदु ए है इस पर माइनस क्यू आवेश है, माइनस, और इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश। ठीक, हमने क्या किया, एक बिंदु ए लिया और एक बिंदु बी लिया। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है, और ये जो दोनों बिंदु है इसके बीच की जो दूरी है वो हम लोग लेते हैं 2l। क्या लेते हैं? 2l। ठीक है, अब 2l कैसे हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, एक बिंदु मध्य बिंदु होता है जिसको हम लोग यहाँ पे ले लीजिए O से सूचित करते हैं। ठीक है, और O से जो B की दूरी है वो भी L होती है और O से A की दूरी भी L होती है। तो पूरा यहाँ से यहाँ कितना हो गया 12। जैसे कि यहाँ से यहाँ की दूरी 1 रहता और फिर यहाँ से, क्योंकि दोनों सेम है तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी 1, तो पूरा दूरी पूछा जाता तो कितना बताते आप 2। तो उसी तरह से L और L मिलकर कितना बना 12। अब देखिए निरक्षीय स्थिति क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में थोड़ा बता दें। वैद्युत द्विध्रुव उसे कहते, उस निकाय को कहते हैं जो क्या हो कि अल्पतम दूरी पर स्थित हो और दो आवेश हो, जिसमें एक प्लस हो मतलब और एक माइनस हो, यानी कि दोनों आवेश अलग अलग हो और दोनों आवेश का जो परिमाण होता है वो समान होता है। ठीक है, तो अब हम निरक्षीय पर बात करते हैं। निरक्षीय क्या होता है, तो निरक्षीय जो होता है, जैसे दोनों आवेश है और इसके बीच क्या है, एक मध्य बिंदु O है, तो इससे जो रेखा गुजरेगी, मध्य बिंदु से जो लंबवत रेखा गुजरेगी, उसी रेखा को, उसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। इससे मान के चलिए ये इस तरह से एक लाइन निकल रही है, नीचे भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी लाइन को हम लोग, इसी स्थिति को क्या कहते हैं, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति कहते हैं। परिभाषा पूछा जाए तो कैसे बताएंगे कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा को द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यानी कि E। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं, मान के चलिए P। ये जो बिंदु P है O से कितनी दूरी पर है, तो R दूरी पर मान के चलते हैं, R दूरी। ठीक है, हमको क्या करना है, इसी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, और यहाँ से जो दूरी है इनकी पता नहीं अभी, आगे लेके निकाल लेंगे, और यहाँ से भी इस तरह से AP और BP हो जाएगा ये। ठीक है, ये मिला दिए हम दोनों। अब देखिए एक बार फिगर में हमने क्या किया, आप सुन के लिख सकते हैं कि माना कि एक बिंदु A तथा एक बिंदु B है। बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु B पर, या फिर इस तरह से कर लीजिए, यहाँ पे प्लस क्यू कर लीजिए और यहाँ पे माइनस, ठीक रहेगा। बिंदु A पर आवेश प्लस क्यू है, बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 2l है। दोनों बिंदुओं के बीच एक मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आपको लिखना होगा, आप वीडियो को बैक करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना डेरिवेशन। देखिए तो यहाँ पे दो आवेश है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये प्लस के कारण ये भी कुछ न कुछ क्षेत्र बनाएगा, यानी कि इसके कारण भी इस पर कुछ न कुछ तीव्रता होगी, और माइनस क्यू है तो इसके कारण भी कुछ न कुछ इस बिंदु पर तीव्रता होगी। तो हम दोनों के कारण इस बिंदु पर क्या करेंगे,
एक एक करके दोनों पर तीव्रता निकाल लेंगे, फिर उसमें आगे देखेंगे क्या हो रहा है। लिख लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हम लोग इसके कारण मान लेते हैं कि इसके कारण जो तीव्रता है वो E1 ले लेते हैं, बराबर E1 बराबर। अब देखिए ये एक क्या है, एक बिंदु आवेश है। आपने पढ़ा होगा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर क्या हो जाता है, तो K Q बटा R स्क्वायर, जहाँ पे K एक नियतांक है और K का मान भी आपको पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R मतलब कि आवेशों के बीच की दूरी है, दोनों बिंदु के बीच की दूरी है। ठीक है, मतलब आवेश और जिस बिंदु पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है उसके बीच की दूरी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। E1 बराबर क्या लिखेंगे, K आवेश तो Q ही लेंगे, Q बटा, अब देखिए R स्क्वायर का कहने का मतलब कि ये वाला R नहीं, ये तो लंबवत दूरी है, O से P की लंबवत दूरी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि प्लस Q के कारण P पर तीव्रता निकाल रहे हैं, तो हमको यहाँ से यहाँ वाला दूरी से ना मतलब है, इससे तो अभी नहीं मतलब है। तो इसके कारण यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हम क्या करेंगे, अभी तो पता नहीं है, लेकिन पता नहीं है तो ए आप पी लिख सकते हैं, ये बिंदु ए है, अब ये बिंदु पी है, तो हम ए पी, अब देखिए क्या है स्क्वायर, तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 इसको लेकर चलेंगे, मान लेते हैं। अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा समझिए, अब ये प्लस क्यू आवेश है, आपको पता होगा कि प्लस क्यू आवेश जब होता है तो क्षेत्र रेखा किधर की ओर निकलती है, तो बाहर की ओर। ठीक है, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो बाहर की ओर निकलती है, तो ये प्लस क्यू के कारण इस पर क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बाहर की ओर, यानी कि इस तरह से, इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, तो बाहर की ओर होगी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसमें सदिश का यूज आएगा, जैसे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ध्यान से समझिएगा, आपको समझ आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सदिश वाला कॉन्सेप्ट इस पे काम करे। और मान के चलिए यहाँ पे कोई बिंदु ए है, तो इसके बीच की दूरी ये नहीं बोलते, स्थिति बोलते हैं, ठीक ना, तो इसके बीच की स्थिति आर मान ली है। ठीक है, तो इसका जो घटक होता है, घटक, इसके जो ए सदिश है इसके दो घटक होते हैं, ए वेक्टर, कौन कौन, जो इस तरह से होते हैं, क्षैतिज जो होते हैं उसको हम लोग ए कॉस थीटा कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं मतलब कि खड़ा जो वाई अक्ष पर है, तो इसको हम लोग ए साइन थीटा बोलते हैं। यहाँ पर ए लिए है तो ए ही लिखेंगे। ठीक है, कि क्षैतिज घटक क्या होता है, तो कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर साइन थीटा, तो यहां भी उस तरह का, इस तरह का स्थिति पैदा होगा, बनेगा। ठीक है, यहां भी देखिए ध्यान से, तो प्लस क्यू के कारण क्या होगा, इस तरह से ये ऊर्ध्वाधर और ये एक तरह क्षैतिज। ठीक है, इधर भी ले सकते थे क्षैतिज, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ऊपर वाला बना, इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप इस बिंदु को हम लोग पी लेते हैं। ठीक है, और ये जो घटक बना, जैसे देखिए इस, ये सदिश मान के चलिए आर था, तो इसका क्षैतिज घटक ये वाला हो जाएगा, तब एक कॉस थीटा लिखे थे, तो इसका जो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिए है E1 लिखे हैं, तो इसलिए इसका जो घटक होगा वो क्या हो जाएगा, बनेगा E1 कॉस थीटा। उसके बाद ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधा जो घटक बनेगा वो क्या बनेगा, ये सीधा वाला क्या बनेगा, तो साइन बनेगा, तो यहाँ पे E1 लिए है तो इसलिए E1 साइन थीटा। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं कि प्लस क्यू के कारण जो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बाहर की ओर होती है, जिसके कारण इसके दो घटक होंगे, कौन कौन, E1 साइन थीटा और E1 कॉस थीटा, ये क्षैतिज घटक है और ये ऊर्ध्वाधर घटक है। लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, E1 के दो घटक होंगे, कौन कौन होंगे, तो एक हो जाएगा E1 साइन थीटा, जो क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर
ऊपर की ओर है, देख रहे ऊपर की ओर, बाहर की ओर बोल सकते हैं। ये घटक ये हुआ, और उसके बाद एक घटक इस तरह से है क्षैतिज, ये इधर लिया, इधर भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। E1 cos थीटा, ये कौन सा घटक है? तो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज क्षैतिज घटक है और क्षैतिज दिशा में है, यानी cos थीटा जो है क्षैतिज दिशा में है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह हम लोग माइनस के लिए भी निकालेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, दूसरा में प्लस क्यू के कारण तो इतना हमने निकाल लिया, अब माइनस क्यू के कारण भी क्या होगा कि इस पर कुछ ना कुछ तीव्रता होगी, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, कारण यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, बिंदु P पर, बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चल तो यहाँ पे हम इसके कारण क्या करते हैं कि माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 ले लेते हैं, E1 वही ले है, तो यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा के क्यू बटा, लेकिन देखिए हम लोग माइनस क्यू के कारण कर रहे हैं, तो माइनस क्यू यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, ये बिंदु P है और ये B, तो BP स्क्वायर, जैसे यहाँ पे हमने AP स्क्वायर लिखा था ना, ये A और P, तो इसके बीच की दूरी को हम AP स्क्वायर लिखे हैं, तो उसी तरह यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम क्या लिखेंगे, BP स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमने अभी प्लस क्यू के कारण आपने देखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर निकलती है, लेकिन माइनस आवेश के कारण क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र जो होती है वो अंदर की ओर होती है, विद्युत क्षेत्र किधर होती है, इसकी दिशा किधर होती है, तो अंदर की ओर होती है। ठीक है, तो ये माइनस क्यू आवेश है, इसके कारण क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा यानी E2 की जो दिशा होगी वो किधर होगी, अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर। ठीक है, अब देखिए इसके भी दो घटक बनेंगे, इसके भी क्या होंगे कि दो घटक बनेंगे, जैसे E1 के दो घटक बने हैं उसी तरह से E2 के भी क्या होंगे, E2 के भी दो घटक होंगे, E2 के भी दो घटक होंगे, कौन कौन, तो देख रहे हैं यहाँ पे कि E2 का ये देखिए यहाँ पे ऊपर की ओर जो था ये E1 sin थीटा ऊपर की ओर क्यों किया गया, क्योंकि क्षेत्र रेखा की संख्या जो होती है प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर होती है, लेकिन इसके कारण माइनस के कारण क्या होगा, क्षेत्र रेखा अंदर की ओर होगा, इसलिए जो E2 sin थीटा की जो लंबवत होगी, मतलब कि ऊर्ध्वाधर जो घटक होगा वो होगा E2 sin थीटा ऊपर की नीचे, तो नीचे की ओर, और क्षैतिज क्या होगा, तो यही वाला, इधर भी ले सकते हैं या फिर इधर, तो क्षैतिज जो होगा यही वाला होगा E2 cos थीटा, इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर भी बना सकते हैं। अब देखिए इसके बीच का जो इस तरह से लंब डाल देते हैं, ये जब थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर अगर थीटा लेते तो यहाँ भी क्या हो जाता, थीटा कोण ही बनता। ठीक है, संगत कोण के कारण। अब देखिए क्या करते हैं, E2 के भी दो घटक होंगे, तो कौन कौन, E2 sin थीटा किधर, तो नीचे की ओर, E2 sin थीटा किधर, तो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब दूसरा है E2 cos थीटा, ये तो क्षैतिज दिशा में ही हो, क्षैतिज दिशा में। ठीक, अब इतना तो हम लोग कर लिए। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि आप कुछ गौर कीजिए, देखिए E1 जो है ऊपर की ओर है और E2 नीचे की ओर है, दोनों साइन है, दोनों, ये भी साइन ये भी साइन, कहने का मतलब कि E1 के कारण जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो साइन थीटा ऊपर की ओर, E2 के कारण जो है वो क्या है, नीचे की ओर। और आपको पता होगा कि वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश का परिमाण एक ही होता है,
बस प्रकृति अलग होती है। तो जितना तीव्रता का ये जितना तीव्रता E1 का होगा उतना ही तीव्रता क्या होगा E2 का भी होगा। और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ये माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण और ये माइनस क्यू के कारण। देखिए इसका भी परिमाण सेम और इसका भी परिमाण सेम, लेकिन प्रकृति अलग है। मतलब ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। जैसे ऐसे समझिए ना कि कोई फिल्म होता है जो दो हीरो वाला होता है, और जब दोनों हीरो में क्या होती है, फाइटिंग होती है, मतलब मारपीट होता है, तो दोनों एक दूसरे को मारते रहते हैं। कहने का मतलब कि दोनों का पावर सेम होता है, दोनों के पास ताकत सेम होता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है। उसी तरह से यहाँ भी जो प्लस के कारण जितना है उतना ही माइनस के कारण है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत लग रहा है, इसलिए क्या कर देंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए अब आगे बच कौन गया, तो जो बचा वो है सिर्फ cos थीटा वाला, और हमको निकालना है इस पर परिणाम, कुल तीव्रता कितना होगी। देखिए अब E1 और E2 को छोड़ दीजिए, खत्म है, क्योंकि सिर्फ E1 और E2 बाकी है। तो अब हम लिखेंगे कि बिंदु P पर कुल तीव्रता, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल तीव्रता को हम लोग E से सूचित करते हैं। अब देखिए इसका तो E1 और E2 खत्म है, लेकिन E1 और E2 साइन वाला ना खत्म है, प्लस वाला कॉस वाला तो बाकी है। तो बच जो क्या वही ना परिणामी होगा, और परिणामी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे किसको, तो E1 और E2 को, यानी कि E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करते हैं, तो E बराबर, अब यहाँ पे देखिए जितना E1 होगा उतना ही E2 होगा। अब ये कैसे, क्योंकि दोनों का परिमाण सेम होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सेम होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, E2 के जगह पे E1 लिख सकते हैं, या E1 के जगह पे E2 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। क्यों लिखे, चूंकि E1 जो होता है वो E2 के बराबर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे E1 और E1 लिखे हैं। अब देखिए क्या करते हैं, तो E बराबर यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक E1 और एक E1 cos थीटा, तो एक और एक मिलके कितने बन गए, दो E1 cos थीटा। अब देखिए E बराबर 2, ये गुना में है E1। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 में E1 का मान कितना है, के क्यू बटा AP स्क्वायर। देखिए दोनों सेम है, कोई भी लेते तो चलता है। यहाँ पे बस यहाँ पे E1 E2 दोनों बराबर है, ये E1 ही ले, दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से सेम ही डेरिवेशन बनेगा। कितना हो जाएगा, E1 के जगह पे कितना लिखेंगे, के क्यू बटा AP स्क्वायर, और साथ ही साथ cos थीटा। अब देखिए इसमें जो बात रह गई वो AP का मान चाहिए और cos थीटा भी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा इधर मिटाना पड़ेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हमको चाहिए क्या, तो AP भी चाहिए और cos थीटा भी चाहिए। तो AP देखिए AP, और यहाँ पे हमको दो चीज पता चल रहा है, ये लंबवत है यानी कि 90 डिग्री है, और ये भी 90 ही होगा। और आपको पता होगा, और देख रहे हैं त्रिभुज बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक AOP और एक BOP। ठीक है, तो जब कोई त्रिभुज है, अगर उसमें एक कोण 90 डिग्री बन जाता है तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ की जो दूरी है L है, और यहाँ से यहाँ की जो लंबवत दूरी है, लंब है, वो कितना है, R। हमको यही ना चाहिए, ये कौन सा भुजा है, तो ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है, तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर में होता है आधार स्क्वायर या फिर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण देखिए कितना है, AP का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे। लंब कितना है, AO का स्क्वायर प्लस आधार कितना है,
सॉरी ओपी है, ओपी आधार एओ का स्क्वायर। अब देखिए एपी बराबर निकालना हो तो इसको अंदर भेज दिए, रूट लगा दिए। अब ओपी के जगह पे क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो ओपी का मान कितना है, आर, तो स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर। अब प्लस एओ, एओ का मान कितना है, एल, तो एल स्क्वायर। ये जो आया एपी का मान हमें मिल गया, यानी कि एपी कितना है, एपी बराबर कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कर्ण कितना आया, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, जितना एपी है उतना ही बीपी, इसलिए बीपी भी उतना ही हो जाएगा। तो हमको तो यहाँ पे एपी चाहिए, बीपी भी रहता तो दोनों सेम ही मान आते। और अब क्या चाहिए, तो कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा। इसके लिए लीजिए चाहे इसके लिए, इसके लिए लेके चलते हैं। तो कॉस थीटा का आप फॉर्मूला जानते होंगे, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, ये थीटा लेके चले तो आधार एल है, और कर्ण कितना है, अभी हमने निकाला है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जो जो चाहिए था वो मिल गया। एक तो ये चाहिए था कि एपी मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, और साथ ही साथ कॉस थीटा भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो अब चलिए क्या करते हैं कि यहाँ पे हम मान रख देते हैं। ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ये आप समझ गए ना कैसे आया, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे के क्यू बटा एपी। अब देखिए एपी का मान हमने इतना निकाला है, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, गुना में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान भी हमने निकाला है, एल बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं हो, दिखेगा नहीं फिर आपको, ये इधर ले आ देते हैं। ठीक है, तो ई बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, 2 गुणे, इसको इस मार्कर से लिखते हैं, के क्यू बटा। अब देखिए आपको पता होगा कि जो स्क्वायर से रूट क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो बच क्या जाएंगे यहाँ पे, सिर्फ जो अंदर में वो बच जाएगा, रूट अंडर, रूट तो नहीं रहेगा, सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इंटू में ये कितना हो जाएगा, एल बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस तरह से। थोड़ा सा और है, देख लीजिए क्या होता है, ई बराबर 2 गुणे के क्यू बटा। अब देखिए यहाँ पे जो कुछ नहीं मतलब पावर में 1, तो इसको हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 इंटू में ये जो है एल बटा क्या हो जाएगा। अब देखिए रूट के अंदर में है, कहने का मतलब कि ये जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है इसके पावर में, और रूट का मतलब जो होता है वो पावर में 1/2 होता है। ठीक ना, रूट का मतलब जैसे रूट एक्स लिख दिए तो एक्स के पावर में 1/2 हो जाएगा, तो उसी तरह से इस दोनों का रूट लगा हुआ है तो दोनों के पावर में 1/2 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 1/2। ठीक है, अब देखिए एक आगे हम क्या कर सकते हैं, ई बराबर देखिए 2QL, इसको हम एक जगह पे लिख सकते हैं, K इंटू 2QL बटा। अब आपको पता होगा कि जब बेस सेम रहते हैं, देखिए देखिए यहाँ भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और दोनों क्या है, गुना में। तो जब दोनों गुना में रहते हैं तो इसका दोनों का पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर पावर में कितना है, 1 और 1/2, मतलब जोड़ लीजिए 1 और 1/2 कितना हो जाता है, 1 प्लस यहाँ पे बटा 1 लिख सकते हैं 1/2, यानी कि 2, 2 प्लस 1 3/2, पावर में कितने हो जाएंगे, 3/2। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा के, और ये जो 2QL दिख रहा है ये फॉर्मूला होता है किसका, P बराबर 2QL, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और P के जगह पे हम क्या 2QL के जगह पे क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, अब बटा में, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। देखिए ये यहां तक तो आ गया हमारा फॉर्मूला, लेकिन होता क्या है,
कि ये जो एल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ से यहाँ की बीच की जो दूरी है, इसको नगण्य मान लिया जाता है, यानी कि इसको ये जो आर है इससे बहुत छोटा मान लिया जाता है। कहने का मतलब एल जो है बहुत छोटा हो जाता है, एल जो है वो क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है आर से। तो एल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो एल स्क्वायर होता है वो शून्य हो जाता है, ये कितना हो जाता है, नगण्य हो जाता है, 0। तो इसके बाद जो फॉर्मूला आता है वो देखिए कितना हो जाता है, के पी बटा आर स्क्वायर, और ये तो खत्म, तो आर स्क्वायर और गुना में कितना हो जाएगा, 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, और ये जो ई बराबर के पी बटा आर क्यू आया, यही क्या आया, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर आप यहाँ पे के जगह पे मान रख सकते हैं, कौन सा मान, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वाला जो मान आया, ये चाहे लिख ही देते हैं, एक और क्या हो जाता है, लास्ट कहाँ पे, यहीं पे कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग कर लीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटा आर क्यू। ये जो आपका आया, ये भी वही बात है, बस के जगह पे हमने यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान रख दिया। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ, हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर डेरिवेशन कर लिया। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।